हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर कुसुम और आज हम हमारा चौथा अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्री सुनकर लग रहा होगा फैक्ट्री का आना। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, फैक्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। काफी ज्यादा तो नहीं बट डिफरेंस है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये जो इंडस्ट्री के बनने के बाद ही क्या हुआ, रिवॉल्यूशन आने लगा। क्या पहले हम कपड़े नहीं पहनते थे 16 और 17 सेंचुरी में? कपड़े तो हम पहले भी पहनते थे, पर वो जिस तरह से बनते थे वो वे थोड़ा डिफरेंट था। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद ना फैक्ट्रीज में चीजें बनने लगी। ठीक है, मतलब कि जैसे समझो कॉटन रॉ मटेरियल एक जगह पे आ गया। ठीक है, फिर बनकर वो एक क्लॉथ बना, उस पर प्रिंटिंग हुई। ठीक है, फिर डिजाइनिंग हुई। वो क्या होने लगी, सब कुछ फैक्ट्री में एक रूफ के नीचे काम होने लग गया। उससे पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था, कपड़े तो बनते ही थे, हम कपड़े तो पहनते ही थे। पर लोग क्या करते थे, अपने घरों में बनाते थे वो। ठीक है, अब वो कैसे बनाते थे वो सब कुछ ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को ना मैं थोड़ा एक वेस्टर्न साइड से पढ़ाऊंगी और एक इंडिया की साइड से। वेस्टर्न की मतलब थोड़ा वेस्टर्न में, जैसे हमारा ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पे कैसे चेंजेस आ रहे थे, वहां पे कहाँ से कैसे स्टार्टिंग हुई। वैसे स्टार्टिंग तो हमारी ब्रिटेन से हुई थी, जो सबसे पहली इंडस्ट्री लगी थी वो कॉटन की लगी थी और वो हमारी ब्रिटेन में लगी थी। फिर इंडिया तक कैसे आए ये सब हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस पिक्चर को थोड़ा, ये जो चित्र दिया हुआ है इसको थोड़ा एनालाइज करते क्या है। ये मशीन और तकनीक का महिमा मंडल, ग्लोरिफिकेशन है, चित्रों के द्वारा थोड़ा दिखाया गया है कि हाँ तरक्की हो रही है। ठीक है, आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है ये जो तस्वीरें हैं, विश्व की मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड। पहली तस्वीर में देखोगे तो लिखा हुआ है डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी का मतलब है नए युग की शुरुआत, फ्रेशनेस, शुरू होना, हर चीज नए से शुरू होना। और आसपास देखोगे एक लेडी है। ठीक है, वो एंजल बनी हुई एक तरह से, वो देख रही है, वो आशीर्वाद दे रही है अपना। ठीक है, और आपने देखा होगा इतनी सारी इंडस्ट्रीज बनी हुई है यहाँ पे, स्पिनिंग व्हील हो गया, वेल हो गया, और ये इंजन हो गया, हमारा ट्रेन बनी हुई है। तो ये काफी सारी चीजें हमें ये दिखाती है कि हम एक नए युग की तरफ जा रहे हैं जिसमें इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है। ठीक है, और काफी एडवांसमेंट है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी, इनोवेशन होगा, नई नई चीजें होंगी। ठीक है, एक तरह से मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताती है जिसमें कितनी तेजी से विकास हो रहा है। दूसरी चीज देखोगे तो ये दो पार्ट में विभाजित है। पहला पार्ट तो हमें ये दिखा रहा है, पहले पार्ट में आपको दिख रहा होगा एक अलादीन है जिसके हाथ में जिनी है। अब इसका क्या मतलब है, जिनी का मतलब कुछ मैजिक से रिलेटेड। तो पहले वाले ने एक काल्पनिक दुनिया है। ठीक है, जिसमें हम सोच रहे हैं, बेसिकली इसको हम ओरिएंट बोलते हैं, ओरिएंट प्रेजेंटेशन। अब ओरिएंट क्यों? ओरिएंट बेसिकली इसमें कहा गया है हमारी ये जो ईस्टर्न स्टेट्स है, ईस्टर्न कंट्री है, जैसे हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, और बाकी के जो हमारे मिड ईस्ट स्टेट्स हैं, साउथ चाइना सी के आसपास हो भी, तो उन्होंने ये बताया कि वहां पे ये जो ये सारी चीजें होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, ये सिर्फ एक कल्पना है, मैजिक है, जो हकीकत में पॉसिबल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैजिक है। जबकि दूसरे पिक्चर में ना ये दिखाया हुआ है कि एक लेबर है। ठीक है, एक मॉडर्न लेबर, अच्छा खासा लेबर है, काफी दिमागदार। ठीक है, और उसने इस पूरे वर्ल्ड को क्या एक इंडस्ट्री में चेंज कर दिया, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, फैक्ट्रीज बन गई, ये सब हो गई, और ये कैसा हुआ, ये एकदम असलियत में हुआ है। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि एक काल्पनिक है, दूसरा ऐसा जो भी है ये पॉसिबल असली में हो गया। तो बेसिकली आपको ये दिखाया गया कि कितनी तेजी से ये टेक्नोलॉजी, कितनी तेजी से ये सारी तकनीक क्या हो रही है, आ रही है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति से पहले, अच्छा मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से पहले क्या चीजें होती नहीं थी, सामान बनते नहीं थे, जो हम खाना खाते हैं वो नहीं बनता था, बनता था, पर कैसे बनता था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते थे हम उसे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता था, जैसे मैं हूँ, मैं मर्चेंट हूँ। ठीक है, मैं मर्चेंट मतलब मेरे को सामान बेचना है, खरीदना है, मेरे लिए बना कोई और रहा है। मैं अपने जगह से, मैं रहती हूँ शहर में, मैं शहर से जा रही हूँ कंट्री साइड में। ठीक है, कंट्री साइड हो गया, थोड़ा ग्रामीण इलाका। थोड़ा हम बात करें तो शहर के कोने में वो जो गांव से रहते हैं वहां पे मैं गई। वहां पे मैंने तीन चार लोगों को बोला कि ये लो मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं 10 दिन के बाद आऊंगा, तुम लोग मुझे कॉटन निकाल के देना, मतलब कॉटन देना, मतलब ये लोग शीप से हर्डिंग वगैरह करेंगे, फिर कॉटन निकालेंगे, मैं 10 दिन बाद आऊंगी, इनसे कॉटन ले लूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, दूसरी जगह जाऊंगी, दूसरी कंट्री साइड जाऊंगी, वहां 5-10 लोगों को बोलूंगी कि ये लो कॉटन और ये लो पैसे, मैं 10 दिन बाद आऊंगी, मुझे कपड़ा बना के दे देना। तो इस तरह से काम चलता था, लोग अपने घरों में काम करते थे, उनके घरों में मशीन होती थी पहले। ठीक है, पहले एक फैक्ट्री में नहीं होता था, सब लोग अपने अपने घर में अलग अलग काम करते थे। ठीक है, इस तरह से पहले क्या होता था, काम होता था। पढ़े तो शहरों में उत्पादन का विस्तार करने में असमर्थ होने के कारण गांव में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अच्छा, अब इसमें बोले कि शहरों में उत्पादन का विस्तार ना करने से, ये जो मर्चेंट है, अब मैं ये कंट्री साइड ही क्यों गई, मैं गांव में ही क्यों गई, लोगों को बोलने में शहर में थी,
मैं शहर के लोगों को क्यों नहीं बोल सकती? तो शहर में बताऊं उस टाइम क्या हो रहा था, मोनोपोली आ गई थी। मोनोपोली का क्या मतलब है, इसमें शहरों में क्या हो रहा था, जैसे समझो मैं थोड़ा काफी अमीर हूँ, ठीक है, और मैंने ना सोचा कि हाँ भाई अब मैं कपड़े बनाऊंगी और ये बाकी लोगों को कपड़े नहीं बना दूंगी। तो मैं राजा के पास जाती हूँ, उस स्टेट का जो भी राजा वगैरह होते हैं या हेड होते हैं, उससे बोलती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ही परमिशन दो, बाकी इन लोगों को मना कर दो, ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये लोग कपड़े वपड़े नहीं बना सकते। तो एक तरह से मेरे हाथ में क्या है, पावर है, मैं ही सिर्फ कपड़ा बना सकती हूँ। तो अब तंग आके जो छोटे छोटे मर्चेंट्स हैं वो क्या करने लगे, वो गाँव में जाने लगे, उन्होंने गाँव के लोगों को बोला कि काम करो फिर हम बेचेंगे। तो ये सब होने लगा। ये था हमारे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या था, दौर था। उसके बाद आधि औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट भी तो होते हैं ना, इसकी वजह से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो हमारे शहर है और गांव के लोग हैं उनके बीच में ना एक गहरा संबंध विकसित हो रहा था। अब अगर कोई शहर से गांव में जाता है, कोई चीज सीख कर जाता है, तो वो गांव में भी इम्प्लीमेंट करेगा, वहां पे भी लगाएगा। तो एक तरह से संबंध बन रहा था, गांव के लोग शहरों में जा रहे थे, शहर के लोग गांव में जा रहे थे, तो इस तरह से एक संबंध बनने लगा। फिर लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा था, जबकि उनके लिए काम ज्यादातर कंट्री साइड में चलता था। अच्छा, अब क्या कर, लंदन में क्या होता है, इसको ये क्यों बोलते हैं हम फिनिशिंग सेंटर, इसलिए क्योंकि जो पहली इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, पहली इंडस्ट्री बनी थी, यही बनी थी। कौन सी बनी थी, किसने बनाई थी, वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन अब इन्होंने बोला ज्यादातर काम कंट्री साइड में ही होता था। अच्छा, अब हमारे ये क्वेश्चन होने चाहिए कि क्यों कंट्री साइड में क्यों काम होता था। ठीक है, अभी मैंने आपको वो रीजन बताया कि शहरों में क्या होने लगी थी, मोनोपोली होने लगी थी, ज्यादा लोग नहीं काम कर सकते थे, एक ही इंसान के पास क्या थी, पावर थी। ओके, अब उत्पादकों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया गया जो कारखानों में काम नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी, परिणाम हो रही थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अच्छा, एक और फायदा ये हो रहा था, ये जो लोग हैं, ये जो मर्चेंट्स, ये जो छोटे लोग हैं, ये जो काम कर रहे थे, अब वो मर्चेंट्स के लिए काम क्यों कर रहे थे, उनके पास भी तो रीजन होने चाहिए, कोई ऐसे ही थोड़ी ना किसी के लिए काम करेगा। पहले तो क्या होता था कि उनके जो लैंड है, एक तो यार ये खेती बाड़ी वाले लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं, तो कभी मौसम खराब हो गया, इनकी फसल नहीं होगी तो पैसा नहीं आता था, तो इनको क्या मिला, एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम मिला, आय करने के लिए, मतलब इनकम करने के लिए इनको क्या मिला। एक सेकंड, हम दूसरी वाली स्लाइड में देखते हैं, इन्होंने इधर लिखा हुआ है, ये देखो, उत्पादन कारखानों पर आधारित नहीं, उत्पादन से होने वाली आय ने ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की घटती कृषि आय को पूरक किया। घटती कृषि आय किस वजह से हो रही थी, क्योंकि क्या था, कभी कभी इनकी पैसे बनते थे, कभी कभी नहीं बनते थे, क्रॉप्स फेल हो जाते थे, या कुछ कुछ ऐसा होता था, तो जिसकी वजह से इन्हें एक दूसरा सोर्स मिल गया आय कमाने का। ठीक है, ये सब होने लगा। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कारखानों का उदय कैसे होने लगा, ये फैक्ट्री वगैरह कैसे आने लगी। सबसे पहले तो ये जो कॉटन का प्रोडक्शन है ना, ये काफी ज्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है, अब लोग ये देखते हैं कि यार इस चीज की डिमांड बढ़ रही है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा जिससे कि हम जल्दी जल्दी ये काम कर सके। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, इनोवेट करना शुरू किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया। तो क्या हुआ, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले। 1730 के दशक में क्या हुआ, इंग्लैंड में काफी ज्यादा फैक्ट्रीज खुलने लगी, जिसमें कॉटन का प्रोडक्शन किया जाने लगा। ठीक है, ब्रिटेन का कपास आयात, ये ध्यान से देखो, 1660 में 25 लाख पाउंड से बढ़कर 220 लाख पाउंड हो गए, सिर्फ 27 साल में ही। 25 से कितना हो गया, 220, कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है ये, देखो मतलब 200 गुना से भी ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या था, डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही थी। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम हमें याद रखना है, जो रिचर्ड ऑकराइट है, ठीक है, इन्होंने ये सबसे पहली जो है मिल, इसका आविष्कार किया था, जिसने कपड़े के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया। तो क्या नाम था इनका, रिचर्ड ऑकराइट। ठीक है, अब क्या होने लगा, ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी ना, ये इंग्लैंड तो एक शहर है, तो क्या होने लगी, वहां पर बनने लगी। ठीक है, अब क्या हो गया, लोग जो पहले गांव में काम करते थे, मर्चेंट्स, मतलब मुझ जैसे लोग जो गांव में जाते थे लोगों को काम देने, अब मैं वहां नहीं जाने लगी, मैंने तो अब शहरों में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। तो इन लोगों को क्या करना पड़ा, कंट्री साइड से कहाँ आना पड़ा, टाउन आना पड़ा, शहरों में आना पड़ा, काम ढूंढने की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होने लगा, अब जो ये मैनुअल है, मैनुअल मतलब जो हाथ से काम करते, जो लोग लेबर, जिस काम को करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती थी, अब वो क्या करने लगी, मशीनें करने लग गई। तो इसकी वजह से हमारा इन जो इम्पैक्ट है, एक आया पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक आया नेगेटिव, जब लोगों से मशीन पे शिफ्ट होने लगे इंडस्ट्रीज वगैरह। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से बता दो तो, जो काम पहले लोग करते थे अब वो मशीन करने लगी, तो लोगों के पास तो काम ही नहीं बचा, जिसकी वजह से क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, ये तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। दूसरा पॉजिटिव ये हुआ था कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग गया था। काम क्या होने लग गया था, जहां पे पहले 10 लोग 10 कपड़े बनाते थे 10 दिन में,
ठीक है, वही मशीन क्या करने लगी, उसको कम करके मतलब 2 दिन में ही 10 कपड़े बना रही थी। तो क्या हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ये फायदा हो रहा था। अब इसकी रफ्तार क्या थी, किस तेजी से ये बढ़ रहा था, उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, अब 1840 तक तो जो हमारा कपास था उसकी काफी डिमांड थी, काफी अच्छे से चल रहा था हमारा। 1760 से लेके पहली मिल जब स्टैब्लिश हुई, उसके बाद से 1840 तक अच्छी खासी इसकी डिमांड थी। फिर देखा कि यार अब देश में और प्रगति हो रही है, विकसित हो रहा है देश, ट्रेन बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो क्या जरूरत पड़ने लगी, लोहे और स्टील, इसका क्या उद्योग बढ़ने लग गया, लोहे और स्टील की क्या होगी, डिमांड बढ़ने लग गई। ठीक है, फिर 1873 तक ब्रिटेन की लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था, इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी, पहले कॉटन की थी फिर स्टील की बढ़ने लगी। अच्छा, अब औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार किस तेजी से बढ़ रहा था, क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में, ठीक है, 20% से ज्यादा नहीं थी। क्या मतलब था कि अच्छा, अब इंडस्ट्रीज में लोग काम करते, हमें लग रहा था हाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज बन रही, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही दिन में चेंज आ जाएगा, टाइम लगता है हर चीज को। तो पहले तो लोग ट्रेडिशनल तरीके से काम करते थे, पहले हाथों से ही लोग अपना काम वाम करने लग गए थे, फिर वो किस पे शिफ्ट हुए, मशीन पे शिफ्ट हुए। तो ये जो मशीन पे जब शिफ्टिंग हुई ना, इतनी जल्दी नहीं हुई, 20% लोग अभी भी मशीन के सहारे थे, मशीनों के द्वारा काम करते थे, बाकी के 80% अभी भी जिस तरह से पुराने तरीके से काम चल रहा था उसी पर निर्भर थे, उसी तरह करते थे। ठीक है, छोटे छोटे आविष्कारों ने बहुत सारे ट्रेडिशनल एवं गैर मशीनी क्षेत्रों में तरक्की करी। अच्छा, अब आपको लग रहा था मशीन के आने की वजह से मशीनों में तरक्की होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में तरक्की होगी, अब ट्रेडिशनल जो लोग पुराने तरीके से काम करते हैं वो तो आउटडेटेड हो जाएंगे, उनको कौन पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, लोग उनको भी पूछे थे। अच्छा, अगर जैसे मैं भी एग्जाम्पल करूं, जोमेटो है, हमारा फूड डिलीवरी ऐप है, ठीक है, अब हमें कुछ भी खाने का मन करता है, हम आजकल घर पे मंगा लेते हैं, हो रहा है ऐसा, आजकल ऐसा भी होता है, ज्यादातर यही हो रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जिन लोगों का रेस्टोरेंट है और जो जोमेटो के थ्रू खाना नहीं भिजवाते उनकी फैक्ट्री बंद थोड़ी ना हो गई है, रेस्टोरेंट बंद थोड़ी ना हो गए, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बाहर जाना खाना पसंद करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं छोटे जो स्मॉल शॉप्स होती है, ठीक है, जो सामान आपका डेली का सामान वगैरह बेचती है, तो अब क्या हो गया, अब तो सारा सामान आपको मिल जाता है, ग्रोफर से ले लो, जियो मार्ट से ले लो, हम मंगा सकते हैं। इन लोगों का भी तो फायदा हो रहा है, ये लोग अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, तो जहां तक ये लोग पहुंच नहीं सकते वहां तक भी इनका सामान पहुंच रहा है, तो एक तरह से प्रगति तो इनकी भी हो रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे प्रौद्योगिक को अपनाया गया। ठीक है, व्यापारी मशीनों में निवेश को लेकर सतर्क थे। अच्छा, अब मशीन के आने की वजह से ना अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। मतलब कि ये तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना यार, अब कोई काफी ज्यादा टेक्निकल चीज है, उसको हम एकदम से थोड़ी ना अपनाएंगे, धीरे धीरे। तो टेक्नोलॉजी को हम क्या कर रहे थे, जो ये हमारे धीरे धीरे प्रौद्योगिक को अपनाया गया, ये हमारी क्या है, प्रौद्योगिक का मतलब हमारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, इसको हम क्या करते, धीरे धीरे अपना रहे थे। क्यों धीरे धीरे क्यों अपना रहे थे, इसका भी तो कारण होगा, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, टेक। अच्छा, पहले ये था कि यार अब मशीन नई नई आई है तो लोगों को थोड़ा डर रहेगा कि हम यार इसमें पैसा डालें या ना डालें, क्योंकि मशीन को मंगवाने में काफी ज्यादा, अगर हम बाहर से कोई मशीन मंगवा रहे हैं तो काफी ज्यादा पैसा लगता है, तो लोग थोड़ा ये सोचेंगे कि यार हम पैसा डालें या ना डालें। या हम भी कभी कभी सोचते हैं कोई फोन खरीदने से पहले कि यार ये इतना महंगा खरीदे ना खरीदे, थोड़ा नाप तोल करते हैं कहाँ पे हमें सस्ता पड़ रहा है, कहाँ पे क्या। तो वही लोग कर रहे थे, लोग थोड़े डरे हुए थे, मतलब थोड़े सतर्क थे कि यार काफी ज्यादा पैसा मांग रहे, इतना पैसा इसमें डालना चाहिए भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहीं अगर हम बात करें, यहीं पे हम आगे देखें तो यहीं पे हम मिलते हैं हमारे भाप के इंजन से जो हमारे जेम्स वॉट ने न्यूकॉम द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। अच्छा, ये पेटेंट वाला पॉइंट बता दी, क्या होता है, जेम्स वॉट ने भी आविष्कार करना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने स्टीम इंजन बनाया। अब स्टीम इंजन हमारे लगता है ना ट्रेन, वो क्या बोलते हैं, रेलवेज में, ट्रेन वगैरह में तो काफी जरूरत पड़ती है, और भी फैक्ट्रीज में ये यूज आता है, लेकिन पहले तो लोग यूज नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया, इसमें सुधार किया, पेटेंट ले लिया ताकि कोई और बना ना सके, फिर बाद में धीरे धीरे लोग इसको अपनाने लगे। फिर अच्छा, अब हमारा टॉपिक आता है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, मतलब कि हैंड लेबर और स्टीम पावर, स्टीम से जो काम हो सकता है एक तो वो, और हाथ से जो काम करने वाले लोग हैं ये। अच्छा, मशीनें आई, स्टीम पावर आया, लेकिन फिर भी जो डिमांड थी वो हाथ के श्रम की थी, हाथ का श्रम की थी, मतलब हैंड लेबर की थी। क्यों थी, क्योंकि देखो क्या हो रहा था, विक्टोरिया कॉलोनी ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। पहला कारण तो यही था, लेबर्स होते, काम करने वाले लोग क्या थे, काफी ज्यादा थे। अब इंडस्ट्री है, ठीक है, अब वो मशीन को मंगाने में उसको समझ लो, अगर कोई वो बाहर से मशीन मंगा रही है उसको लग रहे हैं 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़, चलो इसको डाटा मैं ले लेती हूँ 10,000 रुपए। वहीं अगर ये काम करने वाले लोगों को बुला रहा है तो इसको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसको कितना बेनिफिट हो रहा है, 5,000 का। तो एक तो लेबर बहुत ज्यादा थे,
ठीक है, पहला फायदा तो ये हो रहा था, ठीक है, इसलिए उन्होंने महंगी मशीन नहीं मंगवाई। दूसरा, उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिन पर बहुत ज्यादा खर्चा आने वाले हो, वही पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी मैंने जस्टिफाई कर दिया। पहला तो ये श्रम काफी ज्यादा थे, दूसरा मशीनें काफी ज्यादा महंगी थी। तीसरा पॉइंट ये था, ये जो हमारी मशीन है, इसमें बताया नहीं बट मैं ये बताती हूँ। तीसरा पॉइंट ये था, ये जो मशीन है, जैसे समझो, अब मैं बताती हूँ, पहले के जमाने के लोगों को ना वैरायटी चाहिए थी। वैरायटी मतलब मुझे ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, इस टाइप की भी चीज चाहिए, उस टाइप की भी चीज चाहिए। जैसे समझो मैं लेस खाती हूँ, लेस में आज कितने फ्लेवर्स हैं, 4 फ्लेवर्स हैं, ठीक है। तो मशीन क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ, अब इंसान कोई बना रहा है तो वो चाट मसाला दूसरा डाल के थोड़ा वो करके क्या बना, अलग अलग बनाकर मार्केट में बेच सकता था। लेकिन मशीन क्या करती थी, अगर मैंने उसमें फिट कर दिया, यही इंग्रेडिएंट्स डाल दिए कि ये सिर्फ वो ग्रीन फ्लेवर, ओनियन फ्लेवर वाला बनाएगी, तो मशीनें सिर्फ एक ही तरीके का काम करती थी, यूनिफॉर्मिटी ये थी। और लोगों को क्या चाहिए था, काफी ज्यादा अलग अलग चीजें, तो एक ये प्रॉब्लम थी। चौथी हमारी इसमें ये थी सीजनल वर्कर, मतलब कि सीजनल वर्कर वो होते हैं, जैसे समझ लो फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों को बुलाया, ठीक है, अब 6 महीने तक काम किया, ठीक है, बाकी के टाइम क्या करेंगे। आज अब मैं मशीन का एग्जांपल देती हूँ, उन्होंने मशीनें मंगवाई, कपड़े बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सर्दी के गर्मी के दोनों कपड़े बनाती है, उन्होंने यूनिट बनाई, अब मशीन मंगवाई, वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी के कपड़े बनाती है। अब यार सर्दी के भी तो कपड़े बनाएगी ना वो कंपनी, अब बाकी के टाइम क्या करेगी वो मशीन, कुछ काम ही नहीं करेगी, किसी काम की नहीं है, तो उसका फालतू का मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, रखने की जगह घेरेगा, तो वो कॉस्ट पड़ रही थी। अब मजदूरों की जिंदगी कैसे थी, अब इतने सारे मजदूर हैं, ठीक है, काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, कंपनी को थोड़े से लोग चाहिए, तो अब उनकी जिंदगी भी खराब हो गई। अब उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मौसमी काम मतलब सीजनल वर्कर्स, जिसके बारे में मैंने बताया। अब अगर ये किसी कहीं जगह काम भी करने गए तो इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेते थे 6 मंथ के, कि 6 महीने के लिए काम कर लो, तो ये 6 मंथ तो काम करते थे, उसके बाद क्या करें। ठीक है, कोई अगर इंडस्ट्री है उसका काम ही ऐसा है कि वो सीजनल काम है, ठीक है, गर्मियों में होता है या मौसम मानसून में होता है या विंटर में होता है, ठीक है, बाकी के 6 महीने ये लोग क्या करेंगे, बेरोजगार रहेंगे, कोई काम ही नहीं। कुछ भले कुछ दूसरा काम शुरू करते हैं, पर बाकी के लोग क्या रहेंगे, बेरोजगार, आइडल रहेंगे, अपने घर चले जाएंगे कुछ। तो एक इतनी दिक्कत थी। दूसरा, कम वेतन। अब कम वेतन क्यों थी, कम वेतन इसलिए थी, जैसे समझो फैक्ट्री में 5 लोगों की डिमांड है और बाहर खड़े हैं 50 लोग, तो क्या हो गया, अब सबको काम चाहिए, सब बोलेंगे अरे मैं सस्ते में करने को तैयार हूँ, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मैं 5 में कर लूंगा, मैं 3 में कर लूंगा, तेरे 50 में कर लूंगा, मैं 30 में कर लूंगा, मैं 20 में, तो जो सस्ता होगा कंपनी उसको ले लेती थी। तो इनकी क्या हो गई, वेतन कम होने लगी। फिर बढ़ती बेरोजगारी, क्या बाकी के लोग, अब इसने 5 को तो ले लिया, बाकी के 50 लोग, बाकी के 45 लोग क्या करेंगे, बेरोजगार, उनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर क्या होने लगा, वो बेघर होने लगे, ठीक है, अत्यधिक गरीबी आ गई, ये तो सिंपल सा कारण है। पर फिर क्या हुआ, 1840 में, अब ये जो ब्रिटेन है, अब इन्होंने ना मॉन्यूमेंट्स बनाना शुरू किया, डेवलपमेंट शुरू हुई, प्रगति होना शुरू हुई, ठीक है, घर बनने लगे, तो कंस्ट्रक्शन होने लगा, तो कंस्ट्रक्शन होता है तो लोगों की जरूरत पड़ती है, तो इन्होंने यहाँ से ये जो लेबर इनकी जरूरत नहीं थी, इनको बुलाया, काम पे लगाया, तो इसकी वजह से इनकी क्या हो गई, थोड़ी प्रॉब्लम कम हो गई। तो 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी और परिवहन उद्योग काम करने वालों की संख्या 2 गुना हो गई, कंस्ट्रक्शन जो पे काम करते हैं। बात करें स्पिनिंग जेनी पे, स्पिनिंग जेनी पे मैं ये बोलूंगी कि अच्छा, जो पहले काम लोग करते थे अब किससे होने लगा, मशीन से। तो वहीं पहले ये जो स्पिनिंग जेनी, यहाँ पे पहले क्या होता था, कुछ इस तरह की होती थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड लगा रहता था, तो एक इंसान इस पे करता था, दूसरा इंसान की ये इस पे करता था, तो एक ही थ्रेड था। लेकिन जब मशीन आई तो मशीन ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करी, काफी सारे थ्रेड्स लगा दी एक ही में, आपको दिख रहा होगा 1 2, तो सिर्फ एक ही इंसान काम कर सकता है, जो पहले 10 लोग करते थे। तो जो महिलाएं थी जो ये काम करती थी, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने क्या, ये मशीनों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो ऊन, हाथों से ऊन काटने वाली जो होती है औरतें, इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। ठीक है, अब ये स्पष्ट कीजिए कि कई मजदूर स्पिनिंग जेनी के प्रयोग का विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनका काम तो बंद ही हो गया, मशीन के आने की वजह से उनकी बेरोजगारी बढ़ गई थी। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये पहला पार्ट खत्म होता है, आगे हम थोड़ा कोलोनलाइजेशन के बारे में देखेंगे।